तो सोचिए जरा, इतिहास में कैसी रहस्यमय ताकत थी जिसने हजारों साल पुरानी फलती फूलती सभ्यताओं को घुटनों पर ला दिया और फिर जैसे आई थी वैसे ही गायब भी हो गई। हम बात कर रहे हैं 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत की, जब सोने से चमकते महल राख हो गए, सदियों पुराने ट्रेड रूट्स बंद हो गए और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी सल्तनतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और देखिए, ये कोई आजकल की कहानी नहीं है, ये तो हजारों साल पहले पत्थरों पर लिखी गई एक चेतावनी है। प्राचीन मिस्र के लोगों ने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए दर्ज किया था, एक ऐसे दुश्मन के बारे में जो समंदर से आया और अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही छोड़ गया। तो फिर सवाल उठता है, कौन थे ये समुद्री लोग? यही वो सवाल है जो सदियों से इतिहासकारों को परेशान करता आया है। भाई, ये लोग आए कहां से थे, चाहते क्या थे, और सबसे बड़ी बात, कैसे उन्होंने सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। आज हम इतिहास के इसी सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अब इन रहस्यमयी हमलावरों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि उन्होंने तबाह क्या किया था। वो कांस्य युग का स्वर्ण काल था, एक ऐसी दुनिया जो सच कहें तो आज की हमारी दुनिया से बहुत अलग नहीं थी, बेहद शानदार, जटिल और एक दूसरे से जुड़ी हुई। चलिए पहले उस दुनिया पर एक नजर डालते हैं जिसे राख में मिला दिया गया। हम बात कर रहे हैं लेट ब्रॉन्ज एज की। ये वो दौर था जब भूमध्य सागर के आसपास के साम्राज्य सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, बल्कि एक ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा थे। टिन, तांबे और दूसरी कीमती चीजों का व्यापार उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखता था, एक की जरूरत दूसरा पूरी करता था। उस वक्त दुनिया पर कुछ सुपर पावर्स का राज था। अनातोलिया में ताकतवर हिट्टाइट थे जो अपने रथों और डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते थे। ग्रीस में आलीशान महलों वाले माइसिनियाई थे जिनकी कहानियों ने होमर के महाकाव्यों को जन्म दिया। और हाँ, मिस्र को तो कौन भूल सकता है, जो अपने फेरो के राज में ताकत और दौलत के शिखर पर था। ये वो ताकतें थीं जिन्हें लगता था कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन यही जुड़ाव, यही इंटरकनेक्टिविटी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। अगर ट्रेड का एक भी रास्ता बंद हो जाए तो उसका असर हजारों मील दूर तक महसूस होता था। पूरा सिस्टम एक तरह से डोमिनोज की लाइन की तरह था, बस एक डोमिनो के गिरने की देर थी। और सच में ये दिग्गजों का ही युग था। जरा सोचिए, ये साम्राज्य कितने सोफिस्टिकेटेड थे। उनके पास डिप्लोमेटिक आर्काइव्स थे, देशों में शादियों के जरिए गठबंधन थे और ट्रेड रूट्स अफगानिस्तान से लेकर ग्रीस तक फैले थे। उन्होंने ऐसे शहर और ऐसी कलाकृतियां बनाई जो आज भी हैरान कर देती हैं। ये एक स्थिर और खुशहाल दुनिया थी। लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है कि कोई भी सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहता। और फिर 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आखिर में वो चिंगारी भड़की। ये चिंगारी थे सी पीपल्स, यानी समुद्री लोग। ये कोई एक देश की सेना नहीं थी, बल्कि ये नाविकों, योद्धाओं और अपने घरों से बेघर हुए लोगों का एक खतरनाक गठबंधन था। मिस्र के रिकॉर्ड से हमें इनके कुछ नाम पता चलते हैं, पेलिसेट, जेकर, शेलेश और भी कई। और इनमें से एक नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, पेलिसेट। आज के ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्हें बाइबल में फिलिस्तीनी कहा गया है। ये उनके बारे में मिला एक बहुत बड़ा सुराग है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, ये लोग अचानक इतने विनाशकारी क्यों हो गए? क्या वे सिर्फ समुद्री लुटेरे थे जो लूटपाट के लिए निकले थे, या फिर कहानी कुछ और ही थी? देखिए, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई हमला नहीं बल्कि एक मजबूरी थी। शायद लंबे समय तक चले सूखे, अकाल और बढ़ती आबादी ने इन लोगों को अपनी जमीन छोड़ने और एक नए घर की तलाश में निकलने पर मजबूर कर दिया था। यानी ये सिर्फ लुटेरे नहीं बल्कि एक तरह के रिफ्यूजी थे। और इनकी लड़ने की स्टाइल वो तो बिल्कुल ही अलग थी। जहां बड़ी बड़ी सेनाएं रथों पर निर्भर थीं और जमीन पर धीरे चलती थीं, वहीं ये समुद्री लोग अपनी नावों से कहीं भी कभी भी हमला कर सकते थे। वो कमजोर तटीय शहरों को चुनते, हमला करते और इससे पहले कि कोई सेना जवाब दे पाती, वो वापस समंदर में गायब हो जाते। इन हमलों ने एक ऐसी तबाही की चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसे इतिहासकार डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। ये कोई एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम का ढहना था, जिसमें एक के बाद एक महान सभ्यताएं गिरने लगी। चलिए समझते हैं कि ये हुआ कैसे। सबसे पहले तटीय शहर जले, जिससे ट्रेड रूट्स टूट गए। जब व्यापार रुका तो कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाने के लिए जरूरी टिन और तांबे की सप्लाई बंद हो गई। अब सोचिए, बिना कांसे के ना हथियार बनेंगे ना औजार। नतीजा, इकोनॉमी ठप हो गई और सेंट्रल गवर्नमेंट बिखर गई। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ,
हिटाइट साम्राज्य जो सदियों से टिका हुआ था पूरी तरह से बिखर गया। उनकी राजधानी हतूसा को जला दिया गया। ग्रीस में तो माइसिनियाई लोगों की लिखने की कला लीनियर भी हमेशा के लिए गायब हो गई। सोचिए, एक पूरी की पूरी लिखावट ही खत्म हो गई। और इसी घटना को इतिहास में द ब्रॉन्ज एज कोलैप्स यानी कांस्य युग का पतन कहा जाता है। एक दुनिया जो ज्ञान और दौलत से जगमगा रही थी, अब वो एक अंधकार युग यानी डार्क एज में दाखिल हो चुकी थी। इस पूरे केओस के बीच एक साल है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, 1177 BCE। ये वो साल था जब समुद्री लोगों ने अपनी सबसे बड़ी और आखिरी लड़ाई लड़ी, उस समय की आखिरी महाशक्ति के खिलाफ जो अब भी खड़ी थी, मिस्र। फेरो रामसेस III के नेतृत्व में मिस्र ने नील नदी के डेल्टा पर उनका सामना किया और मिस्र वो लड़ाई जीत गया। लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसमें हार छिपी थी। उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी थी और मिस्र की वो पुरानी शान, वो रुतबा हमेशा के लिए चला गया। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? मिस्र के साथ इस लड़ाई के बाद ये समुद्री लोग इतिहास के पन्नों से जैसे हवा में गायब हो गए और यहीं से ये मामला इतिहास का सबसे बड़ा कोल्ड केस यानी अनसुलझा मामला बन जाता है। तो आखिर में हम फिर वहीं आ जाते हैं कि ये लोग आए कहां से थे। कुछ थियरीज हैं कि शायद वो ग्रीस या अनातोलिया से भागे हुए लोग थे। हमें उनके कुछ हथियार और बर्तन मिले हैं, लेकिन उनका कोई एक पक्का ठिकाना आज तक नहीं मिला। और शायद उससे भी बड़ा सवाल, वो गए कहाँ? क्या वो वहीं की आबादी में घुल मिल गए या किसी और अनजान जगह चले गए? कोई नहीं जानता। मिस्र के साथ अपनी अंतिम लड़ाई के बाद वे बस गायब हो गए। तो एक तरह से समुद्री लोग इतिहास की वो परछाइयां हैं जो एक बड़े तूफान की तरह आए, पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया और फिर उसी धुंध में कहीं खो गए। लेकिन उनका असर आज भी है। हाँ, उन्होंने एक युग का अंत किया, पर उन्होंने एक नए युग की शुरुआत भी की। जब पुराने साम्राज्य गिरे तो उनकी राख से नए साम्राज्यों और लौह युग यानी आयरन एज के लिए रास्ता खुला। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। समुद्री लोगों की कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी सिविलाइजेशन चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, एक अचानक आए झटके से बिखर सकती है। तो सोचना यह है कि हमारी आज की ये इंटरकनेक्टेड दुनिया, क्या वो भी किसी ऐसे ही